हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त एबी और मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेकर। इस वीडियो में हम भारत की जीडीपी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं। ये आप मेरे बारे में कुछ पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए एग्ज़ाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई काम का नहीं, तो चाहे तो आप इसे इग्नोर करें, चाहे तो आप इसे पढ़ लें। ये आज के वीडियो का टॉपिक है। आगे बढ़ते हम और सीधा आते हैं भारत की जीडीपी के ऊपर। भारत की जीडीपी मतलब क्या, या किसी भी देश की जीडीपी मतलब क्या? इट इज़ द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ डोमेस्टिक इकोनॉमी। ध्यान रखिए, डोमेस्टिक इकोनॉमी बोल रहा हूँ मैं, इन अ स्पेसिफिक टाइम। तो इसमें कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं और वो कीवर्ड्स को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई भी जो डेफिनेशन होती है वो कीवर्ड से ही बनती है, और अगर हम उन कीवर्ड्स को समझ ले तो एक तो हमको डेफिनेशन बहुत अच्छे समझ में आती है, दूसरा हम उसको अपने लैंग्वेज में एग्ज़ाम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये उसका दूसरा बेनिफिट है। तो हम इसके एक एक कीवर्ड को समझते हैं और देखते हैं कि क्या सामने आता है। तो सबसे पहला जो कीवर्ड है मॉनेटरी वैल्यू है। मॉनेटरी वैल्यू क्यों और क्या? मॉनेटरी वैल्यू मतलब जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारी डोमेस्टिक करेंसी में नापी जाएगी। जैसे मान के चलिए कि इंडिया में करेंसी रुपया है, तो सारी चीज़ों की वैल्यू पैसे में, रुपए में काउंट होगी। और अमेरिका है तो वहाँ पे करेंसी डॉलर है, तो डॉलर में ही सारी चीज़ों का वैल्यू मापा जाएगा। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो अलग अलग टाइप की चीज़ें किसी भी जीडीपी में प्रोड्यूस की जाती है, किसी भी कंट्री में प्रोड्यूस की जाती है। मान के चलिए कि पेट्रोल आप लीटर में नापते हैं और आलू को आप किलो में नापते हो, ठीक है। अब इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करना हो तो भाई, आप मैं 10th क्लास में पढ़ा होगा, x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x हो जाता है, ठीक है। x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x हो जाता है, लेकिन x प्लस वाई ये नहीं जुड़ता है, ठीक। इसी तरह एक गाय है और एक बकरी है, इन दोनों को जोड़ना है, आप इसको नहीं जोड़ पाएंगे इन द सेम वे। लेकिन अगर हम गाय और बकरी का किसी एक कॉमन मेजरमेंट ले लें और उस मेजरमेंट या यार्डस्टिक को अप्लाई करते हुए दोनों को कंपेयर करें तो हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। मान के चलिए कि गाय की मॉनेटरी वैल्यू जो है वो मान के चलिए कि 5,000 रुपये है, ठीक है। बकरी की जो है 2,000 रुपये है, तब इन दोनों का जोड़ हम 7,000 रुपये ले सकते हैं, ठीक है। तो ये कंपैरिजन के लिए हमने इसको समझा कि चीज़ों को कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं, और कंपेयर करने के लिए क्या हमको कॉमन मेजरमेंट या कॉमन यार्डस्टिक यूज़ करनी चाहिए। तो किसी भी चीज़ की मॉनेटरी वैल्यू कैसे निकालते हैं? मॉनेटरी वैल्यू निकालने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी है, एक तो क्वांटिटी और दूसरा है प्राइस। क्वांटिटी आप कैसे निकालेंगे? मान के चलिए कि 20 किलो चावल आप लेते हैं और 1 किलो चावल का दाम जो है वो है ₹5 फॉर एग्ज़ाम्पल। तो इसको हम ये, अगर यहाँ पे हम ये करें कि क्वांटिटी जो है उसको मल्टीप्लाई कर दे प्राइस से, मतलब 20 को यदि हम 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो जो उसकी वैल्यू आएगी चावल की वो हो जाएगी 100 रुपये। तो इस तरीके से हम सारी चीज़ों की मॉनेटरी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप स्क्रीन पर फार्मूला देख पा रहे होंगे, मैं उसको हाईलाइट करता हूँ। ये जो फार्मूला है ये है मॉनेटरी वैल्यू निकालने का। तो किसी भी चीज़ की मॉनेटरी वैल्यू निकालते हैं कैसे? प्राइस को क्वांटिटी से गुणा करके। तो हम आगे बढ़ते, अगला है प्रोडक्ट के बारे में। तो एक कीवर्ड हमने समझ लिया मॉनेटरी वैल्यू, दूसरा इसमें कीवर्ड है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट इज द एंड रिजल्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। और अब प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होती है? रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके हम कोई यूजफुल चीज़ बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम प्रोडक्शन प्रोसेस बोलते हैं, या हम इसको लिखते हैं कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट। तो ये होता है प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। जैसे कि आप एक मान के चलिए कि फार्मर है, वो फार्मर क्या करता है? सीड लेता है प्लस वाटर प्लस फर्टिलाइज़र, ये सारी चीज़ें लेके वो क्या करता है कि वीट प्रोड्यूस करता है।
तो ये सीड, वाटर और फर्टिलाइज़र क्या हो गए, ये हो गए आपका रॉ मटेरियल, ठीक है। और ये जो एंड प्रोडक्ट आया, ये आया आपका वेट। तो आपने क्या कर दिया, वेट को प्रोड्यूस किया। उसी तरीके से कई तरीके के रॉ मटेरियल्स होते हैं जो कंपनियां यूज़ करती है, और उन रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके वो कोई यूज़फुल चीज़ बनाती है। तो इसको बोलते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस। और प्रोडक्शन प्रोसेस का एंड रिजल्ट क्या होता है, उसका एंड रिजल्ट होगा कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है। अब प्रोडक्ट भी कई टाइप के होते हैं, लेकिन हमने फाइनल जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसी का वैल्यू लेना था। अब प्रोडक्शन भी दो टाइप से होते हैं, मतलब मैंने बताया कि प्रोडक्ट के कई टाइप होते हैं, लेकिन प्रोडक्शन के एंड रिजल्ट क्या हो सकते हैं, वो मेनली गुड्स एंड सर्विसेज हो सकते हैं। तो गुड्स एंड सर्विसेज क्या होती है, ठीक। एक तो गुड्स है, वो है फिजिकल अपीयरेंस। गुड्स का आपको फिजिकल अपीयरेंस आएगा, और सर्विसेज का कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता। मतलब कि गुड्स को आप छू सकते हैं, वो टेंजिबल होता है, लेकिन सर्विसेज को आप छू नहीं सकते। दूसरा है ऑनरशिप। ऑनरशिप मतलब ये होता है गुड्स आप खरीदते हो, कोई सामान लेते हो, मान के चलिए आपने घड़ी खरीदी, पेन खरीदा, तो उसमें ऑनरशिप का ट्रांसफ़र होता है। मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति ने वो खरीद ली तो उसकी ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है, मतलब आप उसके मालिक बन जाते हो। लेकिन अगर आप सर्विसेज लेते हो, या कोई अस्पताल में जाके आपने हेल्थ की सेवा ली, या कोई कोचिंग में जाके कोचिंग कर ली, तो उस कंडीशन में आपको उस सर्विसेज की ऑनरशिप नहीं मिलती। मतलब आप फर्म के ऑनर नहीं बन जाते। मान के चलिए कि आप हॉस्पिटल में गए, आपने एक्सरे करवाया। अब एक्सरे कराने के बाद में आपने वहाँ पे पैसे दिए और रिपोर्ट लेके आ गए, तो इसमें आपको एक्सरे मशीन नहीं मिलती, सिर्फ आपकी ज़रूरत है, उस ज़रूरत को पूरा किया जाता है, ठीक। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको सर्विस दे रहा हूँ, लेकिन ये नहीं होगा ना कि मैं आपका लैपटॉप उठा के आपको दे दूंगा, तो ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती। लेकिन अगर आप कोई पार्ले जी बिस्किट दुकान से खरीदते, या कोई और बिस्किट, कोई भी चीज़ खरीदते, तो उसकी ऑनरशिप जो है वो आपको मिल जाती है, ठीक। तो ये मेन दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक और चीज़ होती है, ये सर्विसेज जो होती है ये परफॉर्म की जाती है, परफॉर्म। और गुड्स क्या होते हैं, ये प्रोड्यूस किए जाते हैं। ये एक और इम्पॉर्टेंट अंतर है। सर्विसेज आर परफॉर्म एंड गुड्स आर प्रोड्यूस्ड। तो ये मेन जो डिफरेंस है, ये हमने गुड्स एंड सर्विसेज में देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा था कि मॉनिटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, देखिए दो टाइप की चीज़ें होती है। एक होता है रॉ मटेरियल, जिसको आप यूज़ करते हो, और इसको यूज़ करने के बाद में जो चीज़ बनती है वो होती है प्रोडक्ट। ये हर चीज़ में होता है, मतलब प्रोडक्शन की प्रोसेस ही यही है। लेकिन प्रोडक्ट भी फाइनल हो सकता है, प्रोडक्ट भी फाइनल हो सकता है, और प्रोडक्ट इंटरमीडिएट भी हो सकता है, ठीक। तो कौन सा प्रोडक्ट फाइनल है, कौन सा प्रोडक्ट इंटरमीडिएट है, इसकी डेफिनेशन आप स्लाइड पे देख पा रहे होंगे। इसको हम डिटेल में हम पढ़ेंगे वैल्यू एडिशन के कॉन्सेप्ट में। फिलहाल आपको इतना ध्यान में रखना है कि यूज़ कैसा होता है कोई भी प्रोडक्ट का, इससे आप जान सकते हो कि वो प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट है कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, ठीक है। जैसे कि आपने एक दूध का पैकेट खरीदा, और दूध का पैकेट खरीदने के बाद में आपने उसके घर में चाय बना के पी ली, तो आपने दूध का पैकेट क्या आपने कंज्यूम किया, तो आपके हिसाब से वो पैकेट हो जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। लेकिन मान के चलिए वही दूध का पैकेट जो है वो एक रेस्टोरेंट खरीदता है, और रेस्टोरेंट खरीदने के बाद उसकी चाय बना के या कोई और प्रोडक्ट बना के वो क्या करता है, अपने ग्राहकों को बेचता है। तो अब वहाँ पे एंड प्रोडक्ट हो गए चाय। तो चाय ने क्या किया, कच्चे माल का काम किया, ठीक है। और चाय फाइनल प्रोडक्ट हुआ, और दूध ने कच्चे माल का काम किया। तो दूध हो गया इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, और चाय जो फाइनली कंज्यूमर ने पे जिसके लिए किया वो हो गया फाइनल प्रोडक्ट। तो हम चर्चा कर रहे थे कि फाइनल प्रोडक्ट और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के बारे में,
और इसको हमने एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश की। इसमें आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि इसमें कुछ वैल्यू एडिशन के बारे में भी बताया गया है। ये वैल्यू एडिशन क्या होता है, ये एक डिटेल चैप्टर है और हम इसको आगे डिटेल में समझने वाले। सीधी सी बात है, जो प्रोडक्ट वो आप अपने यूज़ के लिए खरीदते हैं और डायरेक्टली उसके लिए पैसे देते हैं, वो हो गया आपका फाइनल प्रोडक्ट। और जो प्रोडक्ट किसी और वस्तु के निर्माण में सहायक होता है तो फाइनल प्रोडक्ट न होकर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है। इसको एक और एग्जांपल से हम समझते हैं कि मान के चलिए कि आपने टमाटर बाज़ार से खरीद के लाए और ख़रीद के लाने के बाद में आपने यूज़ कर लिया उसको और सब्जी बना के खा लिए, सलाद बना के खा लिए, तो टमाटर क्या हुआ यहाँ पे आपके लिए फाइनल प्रोडक्ट हुआ। लेकिन अगर वही टमाटर कोई पतंजलि कंपनी खरीदती है और उसका जैम बनाती है, तो वो जैम के लिए क्या होगा, टमाटर रॉ मटेरियल होगा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हुआ। और एक चीज़ और ध्यान में रखने वाली है कि जो रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की वैल्यू फाइनल प्रोडक्ट में हमने हमेशा ऐड होती है। ठीक है, जैसे कि हम ये जो एग्जाम्पल दिया, इसी को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि मान के चलिए कि फार्मर ने 100 रुपीज़ के टोमेटो यूज़ किए, ठीक है, 100 रुपीज़ के टोमेटो प्रोड्यूस किए, ठीक, और 100 रुपये के ये इसके प्रोडक्शन कॉस्ट है, जो 100 रुपये है ये इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है। टोटल इसमें फर्टिलाइजर्स की कॉस्ट इंक्लूड है, इसमें आपका बिजली की कॉस्ट इंक्लूड है, इसमें मजदूरों की कॉस्ट इंक्लूड है, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड है, रॉ मटेरियल सारा जो वो इंक्लूड है। अब फार्मर क्या करेगा, अपना प्रॉफिट इसमें ऐड करेगा और अपना प्रॉफिट ऐड करते हुए इसको वो कंपनी को बेचेगा। तो मान के चलिए वो कितने हो गए, 150 रुपये में बेचता है, ठीक है। तो अब ये जो 150 रुपये है, इसमें ऑलरेडी ये 100 रुपये इंक्लूड है, मतलब 100 रुपये पुराने फार्मर के और 50 रुपये उसका प्रॉफिट, ठीक है। तो इस तरह मिला के बना 150 रुपया, ठीक। तो हमेशा फाइनल प्रोडक्ट जो होता है उसमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की वैल्यू ऐड होती है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बहुत ही हम इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने वाले हैं जिसको बोलते हैं डोमेस्टिक इकोनॉमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जीडीपी के कैलकुलेशन के लिए हम कभी भी डोमेस्टिक इकोनॉमी का यूज़ करेंगे, ठीक। अब डोमेस्टिक इकोनॉमी क्या होती है और डोमेस्टिक इकोनॉमी मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी। अब डोमेस्टिक टेरिटरी और एक होता है दूसरा इसका इसके साथ वाला शब्द है, वो होता है ज्योग्राफिक टेरिटोरी। तो आप ये देखिए, इंडिया का मैप मैं आपको बता रहा हूँ, ये है आपका पूरा पॉलिटिकल मैप इंडिया का, ठीक है। इसमें अंडमान निकोबार, अरेबियन, लक्षद्वीप और सारी चीज़ें दी हुई है, और स्टेट्स, और इसमें तेलंगाना नहीं है, ओल्ड मैप है। तो ये जो पूरा जो मैप है, ये मान के चलिए एक पॉलिटिकल मैप है। और जो पॉलिटिकल मैप जो होता है उसको, पॉलिटिकल मैप को आपका ज्योग्राफिकल मैप फॉलो करता है। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि ज्योग्राफिकल मैप इंडिया का जो है वो पॉलिटिकल मैप के बराबर है, ठीक है। लेकिन ऐसा ये ज्योग्राफिक टेरिटरी जो आप देख पा रहे हैं इंडिया की, इसको ज्योग्राफिक टेरिटोरी बोलता मैं। लेकिन ये ज्योग्राफिक टेरिटोरी जो है ये इकोनॉमिक टेरिटोरी या डोमेस्टिक इकोनॉमिक टेरिटोरी से एकदम अलग होता है। और जो इकोनॉमिक टेरिटोरी होती है, ठीक है, इकोनॉमिक टेरिटोरी जो होती है उसी को बोलते हैं हम डोमेस्टिक इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक टेरिटोरी मतलब होता है डोमेस्टिक इकोनॉमी। तो अब इकोनॉमिक टेरिटोरी का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक टेरिटोरी का मतलब होता है कि ज्योग्राफिक टेरिटोरी मतलब इंडिया का जो मैप है जो आपने देखा होगा, उस इंडिया के मैप में या तो कुछ आपको एरिया जोड़ना पड़ेगा और घटाना पड़ेगा, उसको जोड़ घटाने के बाद में जो टेरिटरी प्राप्त होगी वो होगी इकोनॉमिक टेरिटरी। कैसे, अब मान के चलिए आप जो पॉलिटिकल मैप है, ज्योग्राफी मैप है, उसको अपन देखते हैं। ये देखिए, अब ये इंडिया का मैप हुआ। अब मान के चलिए आप ब्रिटेन के मैप की कल्पना करिए, ठीक है, या श्रीलंका का मैप जो आपको नीचे दिख रहा है उसके बारे में सोचते हैं। अब श्रीलंका में आपका भारत का वाणिज्यिक दूतावास है, तो उस वाणिज्यिक दूतावास में जितने भी टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे, जैसे कि उसमें
पासपोर्ट बनाने का काम जो होता है, दूतावास, फॉरेन दूतावास होता है, उस फॉरेन दूतावास में मान के चलिए कि कोई आप पासपोर्ट बनवाने आता है इंडिया का, तो उसमें जो सर्विसेज दी जा रही है वो सर्विसेज काउंट होगी इंडिया की जीडीपी में, मतलब वो हिस्सा इंडिया की इकोनॉमिक टेरिटोरी में ऐड होगा। ठीक, और वहाँ जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही है वो भी इंडिया की जीडीपी में ऐड की जाएगी। ऐसा सभी देशों का। अब इंडिया में भी श्रीलंका का कोई वाणिज्यिक दूतावास होगा, तो उस वाणिज्यिक नहीं, फॉरेन दूतावास होगा, तो वो भी श्रीलंका का जो दूतावास है वो जो सर्विसेज इंडिया में दे रहा होगा, वो सारी की सारी सर्विसेज जो है, गुड्स एंड सर्विसेज वहाँ जो प्रोड्यूस की जा रही वो इंक्लूड होगी श्रीलंका की जीडीपी में, इंडिया की जीडीपी में नहीं होगी। इसलिए डोमेस्टिक टेरिटरी, ज्योग्राफिक टेरिटरी और पॉलिटिकल टेरिटरी दोनों अलग अलग बातें हैं। भाई कौन सी भी दुनिया में जगह रहे भारत की ज्योग्राफिक टेरिटरी के बाहर, यदि उसमें प्रोडक्शन और सर्विसेज जो होता है उसका गवर्नमेंट को राइट मिला हुआ है और उस पर अगर भारत सरकार का नियंत्रण है तो भारत की जीडीपी में होंगे। जैसे आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ने इंडियन ओशन रीजन में भारत को पॉलीमेटालिक नूडल्स, जो कि कुछ मान के चलिए कि उसमें पॉलीमेटालिक नूडल्स में अलग अलग टाइप के कॉपर होता है, बहुत सारे मिनरल्स उसमें होते हैं, तो उसके एक्सप्लोरेशन के लिए इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ने भारत को इंडियन ओशन रीजन का 75,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया अलॉट किया है। अब वो इंडिया की पॉलिटिकल टेरिटोरी या ज्योग्राफिक टेरिटोरी में इंक्लूड नहीं है, लेकिन जब आप उसका जीडीपी का कैलकुलेशन होगा तो वहाँ जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाएगी वो इंडिया की जीडीपी में ऐड की जाएगी। लेकिन सेम कंसेप्ट अगर आप ऐसी चीज़ें इंडिया के लिए ले रहे हैं तो ऐसी चीज़ें फॉरेन जो दूतावास है इंडिया में, उनकी जीडीपी कहाँ पे कैलकुलेट होगी, वहाँ जो सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही है फॉरेन दूतावास में, वो जीडीपी कैलकुलेट की जाएगी जिसका दूतावास है उसकी जीडीपी में। ठीक है, वहाँ जो सर्विसेज या गुड्स दिए जाएंगे। तो ये डोमेस्टिक टेरिटोरी और इकोनॉमिक टेरिटोरी में अंतर होता है। तो इकोनॉमिक टेरिटोरी मतलब क्या होता है? ज्योग्राफिक टेरिटोरी जो आप इंडिया का मैप देख रहेंगे, जोन ऑफ एक्टिविटीज लोकेटेड इन फॉरेन लैंड, सी, एयर, जो भी मान के चलिए, अगर हमारे एक्टिविटीज़ के हिस्से में आता है वो हमारे कंट्रोल में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन है तो हमारे जीडीपी में यूज़ किया होगा। तो ये कहना गलत है कि जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज है यदि वो भारत की ज्योग्राफिकल मैप में प्रोड्यूस की जाती तो वही जीडीपी में ऐड होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको डोमेस्टिक इकोनॉमी का पर्टिकुलर मैप बनाना पड़ेगा, और डोमेस्टिक इकोनॉमी मतलब इकोनॉमिक टेरिटोरी का मैप बनाना पड़ेगा, और इकोनॉमिक टेरिटोरी पॉलिटिकल या ज्योग्राफिक टेरिटोरी से अलग हो सकती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब सिंपल सा क्वेश्चन एक है, मान के चलिए कि ब्रिटेन में भारत का वाणिज्यिक फॉरेन दूतावास है, तो उसमें जो गुड्स एंड सर्विसेज होगी वो किसकी जीडीपी में यूज होगी? वो यूज की जाएगी भारत की जीडीपी को कैलकुलेट करने के मामले में, सीधी सी बात है। और ब्रिटेन का जो फॉरेन अफेयर्स का जो दूतावास है वो इंडिया में वो सर्विसेज दे रहा है, तो उसका जो वैल्यू होगा जीडीपी का, वो सॉरी गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू होगा, वो वैल्यू कैलकुलेट किया जाएगा ब्रिटेन की जीडीपी में। तो आप, मुझे लगता है कि आप डोमेस्टिक इकोनॉमी का मतलब समझ गए होंगे। तो डोमेस्टिक इकोनॉमी में जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है उनका मॉनेटरी वैल्यू, उसको बोला जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब दो तीन चीजें और आपको यहाँ पे समझाने की रहेगी। भाई ग्रॉस का मतलब क्या होगा? ग्रॉस का मतलब होता है, सीधा सा मतलब होता है, ग्रॉस मतलब टोटल, ग्रॉस मतलब टोटल जिसमें से कोई चीज अभी तक घटाई नहीं गई है। ठीक, और ग्रॉस में से कोई चीज घटा दी जाती है तो उसको बोला जाता है नेट, सिंपल सा है। ठीक है, तो ये हो गया डोमेस्टिक इकोनॉमी, डोमेस्टिक टेरिटोरी। और कौन सी चीज इसमें रह गई हम देख लेते हैं। फाइनल भी समझा दिया, टाइम पीरियड, हाँ एक चीज और रह गई आपको समझाना है, वो है टाइम पीरियड। तो हम समय के बारे में बात कर रहे थे कि समय क्यों ज़रूरी है। मान के चलिए कि आप एक लड़की देखने जा रहे हैं और आप उसमें आय डालते हैं अपनी 10 लाख।
अब भाई आप 10 लाख आपकी आय है तो क्या आपकी पर डे की इनकम है? अब कॉमन सेंस से पर डे की इनकम तो नहीं होगी, लेकिन हो भी सकती है। भाई अंबानी लोग हैं और बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, उनकी पर डे की इनकम भी काफ़ी होती है। तो क्या वो इनकम जो है वो आपकी पर मंथ है या पर ईयर है? तो टाइम का भी अगर आप वैल्यू देते हैं तो टाइम को भी एक्सप्रेस करना ज़रूरी होता है, नहीं तो आप उसको प्रॉपर, वो इनकम्प्लीट स्टेटमेंट होगा। बोलेंगे आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ योर सैलरी, भाई माय सैलरी इज़ 10 लाख। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दैट? दिस इज इनकम्प्लीट सेंटेंस अनटिल एंड अनलेस यू पुट विथ इट भाई वो मंथली है या हाफ ईयरली है या फिर ईयरली है। तो इस तरीके से हमको टाइम का भी इम्पोर्टेंस होता है जीडीपी कैलकुलेशन में, और टाइम को एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। तो जीडीपी का कैलकुलेशन आप क्वार्टरली करते हैं। एक फाइनेंशियल ईयर होता है, उसमें 4 क्वार्टर होते हैं 3-3 महीने के। पहला क्वार्टर अप्रैल से शुरू होता है और अंतिम क्वार्टर का जो एंड है वो 31 मार्च को होता है। तो इस तरीके से 4 क्वार्टर होते हैं और हर क्वार्टर के बाद में हम जीडीपी के आंकड़े प्रस्तुत करती है, पब्लिश किए जाते हैं। साथ ही 6 मंथली भी होता है और ईयरली भी उसके आंकड़े आते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि जितने भी की कंसेप्ट है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब इसके बाद में हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आगे हम फाइनल प्रोडक्ट के बारे में और डिस्कस करते हैं डिटेल में, ठीक। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है? फाइनल प्रोडक्ट मतलब जो प्रोडक्शन का एंड रिजल्ट होता है, दैट इज फाइनल प्रोडक्ट। और फाइनल प्रोडक्ट कैसे बनता है? रॉ मटेरियल से बनता है। लेकिन ये फाइनल प्रोडक्ट भी 2 टाइप का होता है, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एक होता है कैपिटल गुड्स और एक होता है कंजम्पशन गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? ऐसे गुड्स, ऐसे सामान जिनसे प्रोडक्शन जो होता है वो पॉसिबल ही नहीं है, वो होते हैं कैपिटल गुड्स। और वो प्रोडक्शन प्रोसेस में उनमें कोई चेंज नहीं आता है, मतलब दे themselves do not get transformed into production process। जैसे आपने कोई कपड़ा बनाने की या गारमेंट प्रोडक्शन की कोई मशीनरी डाल दी, अब उससे आप लाखों करोड़ों जो है वो गारमेंट्स बना सकते हो, लेकिन वो गारमेंट्स जो मशीनरी है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आपने गारमेंट बनाने के लिए नीडल्स का यूज़ किया, कपड़े का यूज़ किया, कॉटन का यूज़ किया, ठीक है, और इन सबसे मिलकर आपने एक कपड़ा बना दिया, शर्ट बना दी। लेकिन शर्ट बनाने वाली जो मशीनरी है उसमें कोई चेंज नहीं आया। भाई कॉटन चेंज हो गया, कपड़ा चेंज हो गया, नीडल्स चेंज हो गई, ठीक है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, नीडल्स नहीं बोल सकते आप बोल सकते हैं कि कपड़ा जो है, कॉटन जो है वो किस में ट्रांसफ़र हो गया? गारमेंट में ट्रांसफ़र हो गया। लेकिन नीडल्स भी प्रोडक्शन प्रोसेस में एज इट इज़ रहेगी। तो वो सारी जो चीज़ें जो प्रोडक्शन प्रोसेस में चेंज नहीं होती है, वो उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो होती है कैपिटल गुड्स। तो फाइनल प्रोडक्ट जो होते हैं वो 2 टाइप के, ठीक है। एक कौन सा? एक कैपिटल, दूसरा कंजम्पशन, ठीक है। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? जिनके बिना प्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है, और दूसरा वो प्रोडक्शन प्रोसीजर में उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। सारे गुड्स कैपिटल गुड्स हैं। अब जैसे कि आप कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़ने जा रहे हैं, मान के चलिए कोचिंग कर रहे हैं। अब कोचिंग करने में डेस्क लगे हुए हैं, उसमें प्रोजेक्टर लगा है, कंप्यूटर लगा है, उससे फैकल्टी पढ़ा रही, वाइट बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। तो वो प्रोडक्शन प्रोसीजर पे जो वाइट बोर्ड में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा, ठीक है, वो कोई कन्वर्ट नहीं कर सकते आप। वाइट बोर्ड जो है वो समय के साथ उसमें ह्रास होगा, लेकिन आप उस वाइट बोर्ड से आप ब्लैक बोर्ड नहीं बना पाओगे, ठीक है। और वाइट बोर्ड से आप डेस्क, जो बैठने के लिए चीज़ें है, वो फर्नीचर, वो नहीं बना पाओगे आप, ठीक है। उसी तरह के फर्नीचर जो है उसका वाइट बोर्ड नहीं बनेगा, ठीक है, फर्नीचर की किताब नहीं बनेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है, जो फर्नीचर मैंने बताया, जो आपने वाइट बोर्ड या लैपटॉप, कंप्यूटर, जो भी चीज़ें से सर्विसेज दी जा रही है, वो सारे हो गए कैपिटल गुड्स, ठीक है। और कंजम्पशन गुड्स क्या होती है? कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स होती है जिनको डायरेक्टली कंज्यूमर परचेज करके उपभोग करता है। चाहे वो गुड्स, मतलब गुड्स हम यूज़ कर रहे हैं जनरली, लेकिन उसमें सर्विसेज भी है। जैसे एजुकेशन का मैंने एग्जांपल दिया अभी, भाई आप कोचिंग में जाके एजुकेशन ले रहे हैं तो आप सर्विस ले रहे हैं ना, उसके अगेंस्ट में पैसे पे कर रहे हैं, ठीक। तो कंजम्पशन गुड्स हुआ। और वो
एजुकेशन या पढ़ाने के लिए जितनी भी चीज़ें यूज़ की जा रही कोचिंग में वो सारी कैपिटल गुड्स हो गई। ठीक, तो ये मुझे ये यकीन है कि आपको कंजम्पशन और कैपिटल गुड्स में अंतर समझ में आ गया होगा। ये टोटल आउटपुट का एक कंसेप्ट इसमें लिखा हुआ है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब टोटल आउटपुट जो है, ये टोटल आउटपुट मतलब ही होता है जीडीपी। ठीक है, टोटल आउटपुट मतलब ही जीडीपी होता है। ठीक, इस जीडीपी को दूसरे लैंग्वेज में टोटल आउटपुट बोलते हैं। और कंजम्पशन गुड्स टोटल आउटपुट कितने, भाई फाइनल जीडीपी इज द फाइनल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन अ डोमेस्टिक इकोनॉमी इन अ स्पेसिफिक टाइम, ये जीडीपी हुआ। अब वो फाइनल प्रोडक्ट दो टाइप के हैं, कंजम्पशन और कैपिटल। ठीक, तो जो टोटल जीडीपी है हमारी, टोटल जीडीपी या आप टोटल आउटपुट बोलिए, उसमें दो ही टाइप के गुड्स हो सकते हैं, कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स। दो ही टाइप के गुड्स हो सकते हैं, कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स। इसका मतलब यह है कि अगर कभी किसी जीडीपी में कंजम्पशन गुड्स अगर ज़्यादा है मान के चलिए, तो कैपिटल गुड्स ज़्यादा हो गए। सॉरी, उल्टा बोल दिया, कंजम्पशन गुड्स अगर ज़्यादा है तो कैपिटल गुड्स कम होंगे, और कैपिटल गुड्स ज़्यादा है तो कंजम्पशन गुड्स कम होंगे। कैसे, इसको एग्जांपल समझ लीजिए। मान के चलिए कि आपका जो आउटपुट है 100 है। ठीक है, आपका आउटपुट जो है 100 है। ठीक, इस 100 में जो कैपिटल जो कंजम्पशन गुड्स है उनका कंट्रीब्यूशन मान के चलिए 40 है, तो कैपिटल गुड्स का कंट्रीब्यूशन कितना हो, 60। अब थोड़ी देर के लिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं कि ये जो कैपिटल गुड्स है, ये वाले कैपिटल गुड्स, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये हो जाएंगे 80। तो फिर कंजम्पशन गुड कितने होंगे, 20, प्रोवाइडेड दैट कि ये जो आपका इधर का जो है वो टोटल 100 है। तो कैपिटल गुड्स जितने ज़्यादा हो गए, कंजम्पशन गुड्स उतने कम होंगे। ठीक, और कंजम्पशन गुड्स जितने ज़्यादा हो गए, कैपिटल गुड्स उतने कम होंगे। लेकिन हमारी इकोनॉमी के लिए क्या अच्छा है, कंजम्पशन गुड्स ज़्यादा होना अच्छा है कि कैपिटल गुड्स ज़्यादा होना अच्छा है? देखिए, जब आप प्रोडक्शन प्रोसीजर शुरू करेंगे तब आपका एक्सपेंडिचर कहाँ पे होगा, आप प्रोडक्शन प्रोसीजर शुरू करेंगे तो कैपिटल गुड्स आपको लगाने पड़ेंगे, मशीनरी आपको लगानी पड़ेगी, उसके बिना आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो जब इनिशियल इकोनॉमी शुरू होगी तो आपको कैपिटल गुड्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कैपिटल गुड्स लगानी पड़ेगी। ठीक, तो कैपिटल गुड्स पे जब आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा तब आपका जो कंजम्पशन गुड्स है ऑब्वियसली कम होगा। लेकिन समय के साथ आप पाएंगे कि जितनी ज़्यादा मशीनरी आप लगाओगे उतने आपको श्रमिक लगाने पड़ेंगे, और जितने ज़्यादा श्रमिक लगाओगे उतना ज़्यादा आपका प्रोडक्शन होगा। तो टाइम के साथ में आप पाएंगे कि कंजम्पशन गुड्स का प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। तो हमने दोनों चीज़ें देखी। ठीक है, अब पहले हमने देखा कि एक चीज़ ज़्यादा होती है तो दूसरी कम होती है। ठीक है, और दूसरी ज़्यादा होती है तो पहली कम होती है। लेकिन लॉन्ग टर्म में आप इम्पैक्ट देखेंगे तो दोनों बढ़ते हैं, और यही इकोनॉमी के लिए एक आइडियल पोजीशन होती है कि दोनों बढ़ने चाहिए, तभी आपकी इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी। नहीं तो क्या होगा, कंजम्पशन गुड्स ज़्यादा आप प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, कैपिटल गुड्स नहीं है तो लॉन्ग टर्म में। ठीक, और कैपिटल गुड्स नहीं है तो प्रोडक्शन नहीं, तो वर्कर नहीं, काम नहीं, बेरोजगारी बढ़ेगी। ठीक, तो ये था कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स का अंतर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम मूव करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की तरफ। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें जो प्रोडक्शन के लिए इसेंशियल है, मतलब जिसके बिना प्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है, वो सारी चीज़ें होती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ये इसका स्पेलिंग थोड़ा गलत है, इग्नोर करें उसको। और अब हम एक एक फैक्टर को डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि वो जीडीपी में कैसे कंट्रीब्यूट करता है। सबसे पहला है लैंड। अब ये आपको लग रहा होगा कि लैंड मतलब जो है वो खाली कोई ग्राउंड पे फैक्ट्री लगाया हम उसी को इंक्लूड करेंगे, ऐसा नहीं है। लैंड में न केवल ग्राउंड आती है, सरफेस एरिया आता है, बल्कि वो सारी वस्तुएं भी आती है जो हमको धरती से मिलती है। ठीक, मतलब धरती के अंदर से यदि सोना, चांदी, तांबा, लोहा, जो भी सारी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही है, पेट्रोलियम,
वो सारी चीज़ें जो है वो लैंड में आती है। मतलब ऑल दोज नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लैंड इज कॉल्ड लैंड फैक्टर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और लैंड फैक्टर से होने वाली इनकम को रेंट बोला जाता है। अब लैंड से जो हमको नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? वो रिन्यूएबल भी हो सकते हैं। जैसे वाटर आपको रिसोर्स मिलता है वो लैंड से ही मिलता है, ठीक है, लेकिन पेट्रोल और क्रूड ऑयल मिलता है तो ये क्या हुए? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गए। ठीक, तो दोनों टाइप के रिसोर्सेज हमको मिलते हैं। तो लैंड के ऊपर हम लोग फैक्ट्री लगाते हैं या कंपनी लगाते हैं और उससे अपन प्रोडक्शन प्रोसेस शुरू करते हैं। अब लैंड से होने वाली इनकम को क्या बोलते हैं? रेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ फार्मर भी क्या होता है, किसी दूसरे के खेत में काम करता है और उससे होने वाली इनकम को हम रेंट बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अब मान के चलिए एक सवाल है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच खोली गई है किसी के, कोई एक्स पर्सन है, उसके जो कमर्शियल बिल्डिंग है उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कोई ब्रांच खोली गई है। तो लैंड रेंट, अब उसने जो बिल्डिंग रखी गई है उसका रेंट रखा है 40,000 पर मंथ। ठीक है, तो 40,000 पर मंथ अगर उसने रेंट रखा है तो क्या ये किस में ऐड होगा? तो हमको ये समझने की जरूरत है कि 40,000 रेंट वो ले रहा है, वो रेंट न बोल के इकोनॉमी में बोला जाता है उसको रेंटल। क्या बोला जाता है उसको? रेंटल। तो लैंड में खाली जो सरफेस एरिया है उसी का रेंट इंक्लूड होता है, उसके ऊपर जो बिल्डिंग बनती है, ठीक है, उसका रेंट इंक्लूड नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो जो एग्जांपल मैंने एसबीआई का दिया था, मान के चलिए उसमें 30,000 रुपये जो है, वो 30,000 का जो रेंट है वो उसके बिल्डिंग का रेंट है। ठीक, और 10,000 रुपये लैंड का रेंट है। ठीक है, तो हम अपने जीडीपी के कैलकुलेशन में कितना रुपए लेंगे? खाली 10,000 रुपये लेंगे, न कि 40,000 रुपये पूरा। तो टोटल रेंटल्स में से, अब भाई ऐसा क्यों? क्योंकि आप जो रहने के लिए आप जो काम कर रहे हो एसबीआई में, जो आपने ब्रांच खोली है वहाँ पे, तो उसमें जो आप रेंट ले रहे हो, रेंटल दे रहे हो उसको, वो रेंटल क्या है? वो एक टाइप की सर्विस है, वो एक टाइप की हो गई सर्विस आपकी। ठीक, तो वो सर्विस वाला हिस्सा वो गुड्स एंड सर्विसेज वाले प्रोडक्शन में जाएगा। मतलब जब आप किसी कस्टमर्स को सर्विस देते हैं तो उसमें वो रेंट का पैसा भी इंक्लूड होता है। तो वो रेंट जो बोल गई वो हो गई इंटरमीडिएट कॉस्ट। ठीक है, जो आप कस्टमर से बाद में वसूल लोगे। तो रेंट जो है, लेकिन वो डायरेक्टली जो है वो ऑनर को जाएगा और वो कस्टमर से नहीं वसूला जाएगा। तो ये जो कॉस्ट है, ये कॉस्ट हो गई रेंट। ठीक है, तो आपको रेंट और रेंटल के बीच में समझ में आया होगा। दूसरा हमने ये समझा कि लैंड से मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ सरफेस एरिया, बल्कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है वो सारे उसमें आ जाते हैं। अब लेबर क्या होते हैं? लेबर मतलब जो अपना फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ कंपनी को देता है और जिसके एवज में उसको पेमेंट मिलती है, उसको बोलते हैं वेजेस। ठीक है, वह पर्सन जो कंपनी को अपनी फिजिकल और मेंटल सेवाएं देता है वो सबको लेबर बोला जाता है। अब आईएएस भी लेबर में आएगा। ठीक है, अगर वो कंपनी के लिए काम करता है ठीक है, और एक फैक्ट्री में मजदूर काम करता है, वो भी लेबर में ही आएगा। अगर आप सैलरी का ही ले रहे हैं तो मतलब आप लेबर ही हो। तो लेबर्स को होने वाली इनकम क्या होती है? वो होती है, उसको बोला जाता है वेजेस। ठीक है, अब आते अगला हम कैपिटल के ऊपर। जब फाइनेंस की बात हम करते हैं तो कैपिटल मतलब आपने कैपिटल मार्केट भी सुना होगा। फाइनेंशियल असेट जो है उसको भी कैपिटल बोला जाता है। लेकिन जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो कैपिटल का मतलब होगा हमेशा फिजिकल कैपिटल। ठीक है, कैपिटल का मतलब क्या होगा? हमेशा फिजिकल कैपिटल। तो फिजिकल कैपिटल में कौन से आएगी? आप मान के चलिए कि मशीनरी आ जाएगी, और क्या? फर्नीचर आ जाएगा। और क्या आ जाएगा? फर्नीचर के अलावा मशीनरी, फर्नीचर, और जो भी चीज़ें प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होती है वो सारी चीज़ें आ जाएगी। जैसे कि जैसे कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, उसमें आपका टैबलेट हो गया, लैपटॉप हो गया, फर्नीचर हो गया, वो सारी चीज़ें हो गई कैपिटल। ठीक,
अब ये बात समझने वाली है, कैपिटल के ऊपर जो इनकम होती है उसको आप इंटरेस्ट क्यों बोलते हो? तो उसका रीज़न ऐसा होता है कि कैपिटल जनरली बैंक्स या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फाइनेंस करता है, ठीक है, क्योंकि कोई भी एंटरप्रेन्योर होता है उसके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो कैपिटल को खरीद सके, ठीक। तो वो क्या करता है, बैंक के पास जाता है और उससे लोन लेता है। तो उस लोन के ऊपर वो जो एंटरप्रेन्योर है वो क्या करेगा, बैंक को क्या करेगा, रेंट चुकाएगा, सॉरी इंटरेस्ट देगा। इसलिए इसको बोला जाता है इंटरेस्ट। इससे होने वाले कैपिटल से होने वाले इनकम को इंटरेस्ट बोला जाता है, ठीक है। अब तो दो बातें आपको याद ध्यान रखना है। एक तो कैपिटल मतलब होगा फिजिकल कैपिटल, उससे पैसे या शेयर मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। फाइनेंशियल कैपिटल की बात में नहीं कर रहा मैं। तो कैपिटल का जो इंटरेस्ट है वो किसको मिलता है, वो बैंक को मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि जो फिजिकल कैपिटल है वो अगर लोन के रूप में आपने बैंक से ली है तो बैंक क्या करती है, वो फिजिकल कैपिटल बैंक के पास एक्चुअली गिरवी होती है। ऐसा ही रखा जाता है भाई, आप घर बनाते हो तो घर भले आपको लोन दे दिया, घर में आप रह रहे हो, लेकिन ऑनरशिप उसकी बैंक के पास रहती है। अगर आप इंस्टॉलमेंट नहीं चुकाते तो बैंक आपके घर को बेच सकती है। इन द सेम वे अगर कोई व्यक्ति कैपिटल के लिए लोन लेता है और उसका वो कैपिटल का लोन नहीं चुकाता है तो बैंक उस कैपिटल के ऊपर कब्जा कर सकती है, ठीक है। उसको बोलते हैं मॉर्गेज करना, हाइपोथिकेट करना, ये सारी चीज़ें होती है। इसलिए कैपिटल से जो इनकम होती है उसको बोला जाता है इंटरेस्ट। अब होता है, आखिरी आता है एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। एंटरप्रेन्योर मतलब क्या होता है? एंटरप्रेन्योर मतलब ऐसा व्यक्ति, कोई भी पर्सन जो ये तीनों फैक्टर को जोड़ता है। कौन कौन से फैक्टर को जोड़ता है? एक लैंड, दूसरा लेबर और कैपिटल। ये तीनों को ऑर्गेनाइज करने वाला जो व्यक्ति होता है वो होता है एंटरप्रेन्योर, ठीक। और ये एंटरप्रेन्योर क्या लेता है? रिस्क लेता है। और रिस्क का रिवार्ड क्या होता है? प्रॉफिट होता है, ठीक है। रिस्क का रिवार्ड क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो दूसरे शब्दों में हम कहें तो एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो डिसीजन लेता है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, और अगला है वेयर टू प्रोड्यूस। ये तीन जो डिसीजन है, ये जो लेने वाला पर्सन होता है वो एंटरप्रेन्योर होता है। अब आपको एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे और ध्यान में रखना है कि जो एंटरप्रेन्योर होता है और जो फर्म होती है वो दोनों को अकाउंटिंग में दोनों को अलग अलग रखा जाता है। मान के चलिए फर्म एक्स है कोई, ठीक है। तो फर्म एक्स के एम्प्लॉय कौन कौन रहेंगे भाई? उसके एम्प्लॉय जो रहेंगे वो एंटरप्रेन्योर भी रहेगा और लेबर भी रहेंगे, ठीक। तो फर्म एक्स और एंटरप्रेन्योर एक्स ई, इन दोनों को अलग अलग देखा जाता है। और सारी जो गणना की जाती है वो कंपनी एक्स के लिए गणना की जाती है, एंटरप्रेन्योर के लिए गणना नहीं की जा सकती। ऐसा माना जाता है कि ये जो कंपनी एक्स है इसने एंटरप्रेन्योर को भी अपने काम में रखा है और जिसका काम है कि ये सारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है इनको ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे कंपनी की बात न करते हुए हमने किसकी बात करी? हमने एंटरप्रेन्योर के इनकम की बात करी जो रिस्क लेता है। तो ये थे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और इनको हमने डिटेल में समझा। तो मान के चलिए कि कोई कंपनी एक्स है जिसके फैक्टर ऑफ इनकम आप टेबल में देख पा रहे होंगे। तो मान के चलिए कंपनी एक्स जो है वो लैंड रेंट के रूप में 10,000 रुपये देती है, लेबर के रूप में 25,000 रुपये वेजेस के रूप में पेमेंट करती है सभी को, और बैंक को कैपिटल का इंटरेस्ट 50,000 रुपये मिलता है और एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट जो है वो 20,000 रुपये। इन सबका आप समेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 1,05,000 रुपये, ठीक है। तो ये जो 1,05,000 रुपया है मिला आपको, इसको बोला जाता है फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। दूसरी भाषा में ये जो फैक्टर कॉस्ट है, ये फैक्टर कॉस्ट जो है ये जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट भी है। अगर मान के चलिए भारत में एक ही कंपनी काम कर रही है, ठीक है, एक ही कंपनी काम कर रही है और इसी तरीके से सारा कामकाज होता है तो भारत की जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट होगी 1,05,000 रुपये। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है कि ये किसी की जो कॉस्ट है किसी के लिए प्रॉफिट का काम करती है। तो ये जो लैंड का जो इंटरेस्ट है, रेंट है, वो किसी न किसी को इनकम के फॉर्मेट में गया। वही 25,000 रुपये कंपनी ने लेबर के
पेमेंट के रूप में बांटे, 50,000 रुपये बैंक को मिल गए और 20,000 रुपये जिसकी कंपनी उसको मिल गए। ठीक है, तो किसी की कॉस्ट, किसी का नुकसान क्या हुआ, किसी का फायदा हुआ। तो आप एक चीज समझिए कि ये जो टोटल फैक्टर कॉस्ट है ये फैक्टर इनकम के बराबर है। ठीक है, तो जो भी फैक्टर कॉस्ट होती है वो फैक्टर कॉस्ट फैक्टर इनकम के बराबर होती है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि फैक्टर कॉस्ट जो होती है वो फैक्टर इनकम के बराबर होती है। ठीक, और ये जो फैक्टर इनकम है कितनी है, जितनी भी इनकम होती है वो फैक्टर इनकम सारे के सारे जो है फैक्टर्स में बढ़ जाती है। इसको हम आने वाली स्लाइड के रूप में समझते हैं। ठीक है, तो हम आते हैं कंसेप्ट ऑफ वैल्यू एडिशन के। सारे फैक्टर्स को समझने के बाद में वैल्यू एडिशन मतलब होता है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट, या अदर वर्ड्स में अगर आउटपुट में से आप इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की वैल्यू घटा देते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो होता है आपका वैल्यू एडिशन। मान के चलिए अभी एग्जांपल दिया है, कोई कंपनी है वो 5 लाख रुपए की कार 3 लाख रुपए का इनपुट लगाते हैं। 3 लाख रुपए का इनपुट लगाना मतलब क्या, उसमें आयरन, स्टील, आयरन, फाइबर जिसके लिए भी कंपनी खर्चा करेगी। दूसरी बात जो है कंपनी उसमें एसी लगाएगी, इंजन लगाएगी, उन सबकी कॉस्ट है मान के चलिए 3 लाख। और कोई कंज्यूमर है उसको कंपनी बोल देती है 5 लाख में कंपनी बेच देती है। तो ये 5 लाख में से वैल्यू, ये 5 लाख रुपए हो गए वैल्यू ऑफ आउटपुट टोटल जो कंज्यूमर को बेचा जाएगा, और ये है वैल्यू ऑफ इनपुट या वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। और वैल्यू ऑफ आउटपुट और वैल्यू ऑफ इनपुट इसको आप घटा देंगे तो 2 लाख रुपए जो है वो हो गया वैल्यू एडिशन। ध्यान रखिए कि ये वैल्यू एडिशन है, ये वैल्यू एडिशन किस में बटेगा, ये चारों के चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में बटेगा। मतलब लैंड रेंट के रूप में किसी को मिलेगा, किसी को लेबर पेमेंट के रूप में मिलेगा, किसी को इंटरेस्ट के रूप में मिलेगा और किसी को प्रॉफिट के रूप में मिलेगा। तो सीधा सीधा कंसेप्ट है कि वैल्यू एडिशन बराबर फैक्टर पेमेंट, फैक्टर कॉस्ट। और फैक्टर कॉस्ट ही किसके बराबर होती है, फैक्टर पेमेंट के बराबर होती है, इनकम के बराबर होती है। तो ये फार्मूला जो है वैल्यू एडिशन बराबर फैक्टर कॉस्ट, ये आप याद रखेंगे। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कंपनी जो है, एक फार्मर है, इनपुट विनपुट लगा के सारी जो कॉस्ट है उसके इनपुट की है 1 लाख रुपया। ठीक है, 1 लाख रुपए में वो सारा प्रोडक्ट तैयार करता है, सीड, फर्टिलाइजर्स और जो भी लेबर पेमेंट वगैरह सारी चीज़ें करके। अब ये जो 1 लाख रुपए की चीज़ है, ये 1 लाख रुपए की चीज़ वो किसी कंपनी को ए है, उस ए को वो बेच देता है 1.5 लाख रुपए में। ठीक है, अपना मुनाफा निकाल के। तो फार्मर के संदर्भ में वैल्यू एडिशन कितना हुआ, 1.5 लाख रुपए इनपुट कॉस्ट, 1 लाख रुपए इनपुट कॉस्ट माइनस 1.5 लाख रुपए आउटपुट कॉस्ट बराबर 50,000 रुपए का वैल्यू एडिशन। ठीक है, दूसरा कंपनी ने इसे 1.5 लाख में खरीदा, मान के चलिए टमाटर रहे होंगे तो 1.5 लाख के टमाटर खरीदे, उसने भी कुछ अपना इनपुट लगाया, मशीनरी का चार्जेस जो भी चेंजेस कर, और जैम बना दिया 7.5 लाख का। तो कंपनी के संदर्भ में वैल्यू एडिशन हुआ 6 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपए माइनस 1.5 लाख रुपए, तो ये हो गया 6 लाख रुपए। और अब रेस्टोरेंट बी है, वो रेस्टोरेंट बी क्या करता है, कंपनी ए से वो जैम खरीदता है 7.5 लाख रुपए में, उसको 8 लाख रुपए में वो कंज्यूमर को बेचता है, मतलब एक कंज्यूमर को नहीं सारे कंज्यूमर को। तो रेस्टोरेंट के लिए जो वैल्यू एडिशन हुआ वो हुआ 8 लाख माइनस 7.5 लाख, मतलब आउटपुट कॉस्ट माइनस इनपुट कॉस्ट बराबर 50,000 रुपये। अब आप एक एक कॉलम की टोटल करते हैं तो एक ये जो आउटपुट कॉस्ट वाला है इसके अगर टोटल करेंगे तो ये आएगी 17 लाख रुपये। ठीक है, इनपुट कॉस्ट वाले की टोटल करेंगे तो इकाई दाई सैकड़ा, 1000 10,000, इकाई दाई सैकड़ा, 1000 10,000, लाख 10 लाख। ठीक है, तो ये हो गए 10 लाख रुपये। ठीक, और वैल्यू एडिशन वाले कॉलम की आप टोटल करेंगे तो आएगी 7.5 लाख रुपए। ठीक, लेकिन अगर हम वैल्यू ऑफ आउटपुट को ही लेते हैं, भाई आप आउटपुट वाले कॉस्ट की टोटल करो तो आएगी 17 लाख रुपए। लेकिन 17 लाख रुपए में डबल अकाउंटिंग का फॉल्ट हो रहा है। कैसे डबल अकाउंटिंग का फॉल्ट हो रहा, भाई जो 7.5 लाख रुपए में कंपनी ए ने अपना प्रोडक्ट बेचा है या 7.5 लाख रुपए का निर्माण किया है, उस 7.5 लाख रुपए में वो 1.5 लाख में जिसमें टमाटर खरीदे थे फार्मर से, वो 1.5 लाख रुपए भी इंक्लूड है। अगर हम 7.5 लाख रुपए ही टोटल ले लेते हैं तो ये डबल अकाउंटिंग का फॉल्ट होगा। उसी तरीके से जो 8 लाख रुपए में कंपनी बेच रही है अपना प्रोड्यूस,
सॉरी रेस्टोरेंट बी कंज्यूमर को बेचता है, जैम जो है 8 लाख रुपए में बेचता है, उस 8 लाख रुपए में वो 7.5 लाख रुपए जो कंपनी ए से खरीदे थे वो इंक्लूड है। तो हम क्या करेंगे, अगर 8 लाख रुपए वैल्यू एडिशन के रूप में मानते हैं तो वो हो जाएगा फॉल्ट डबल अकाउंटिंग का। इसलिए हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इनपुट कॉस्ट बराबर वैल्यू एडिशन। तो इस कंडीशन में वैल्यू एडिशन कितना हुआ, 7 लाख रुपए। अब कंपनी ए के लिए बात करते हैं। कंपनी ए के लिए 7.5 लाख माने 1.5 लाख बराबर 6 लाख का वैल्यू एडिशन था। ये वैल्यू एडिशन जो है 6 लाख रुपए का, ये सब में बटेगा, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ये सबको, ये चारों को पैसा जाएगा। ये 50,000 रुपये जो है ये भी सभी को जाएंगे, और ये 50,000 रुपये जो है ये भी सभी को, फैक्टर कॉस्ट को सभी को जाएंगे। ठीक है। अब आप बोलेंगे कि इसमें तो साहब इसमें कैपिटल तो है ही नहीं, तो हो सकता है कि फार्मर में कोई ट्रैक्टर खरीदा होगा, है ना, तो वो भी एक कैपिटल हो गई। ठीक है, उसने भी मजदूर लगाए होंगे, तो ये 50,000 रुपये जो है उन सभी में बढ़ जाएंगे। तो ये 6 लाख रुपए ये भी चारों में बढ़ गए, और आखिरी के 50,000 है ये भी चारों में बढ़ गए। तो इस तरीके से वैल्यू एडिशन बराबर, एक बार फिर से कितना आ रहा, 7 लाख रुपए। मतलब एक बार फिर से वैल्यू एडिशन जो होता है वो होता है फैक्टर्स पेमेंट के बराबर। ठीक, तो यहां मैं लिख देता हूं वैल्यू एडिशन बराबर फैक्टर कॉस्ट। ठीक, बराबर, ये दो चीजें आपको याद रखनी है। और वैल्यू एडिशन जो है ये चारों में बढ़ जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद में हम चर्चा करते हैं डेप्रिसिएशन के ऊपर। अब हम आते हैं डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर। डेप्रिसिएशन क्या होता है, ये इसको अपन ऐसे डिफाइन करते हैं, कंटिन्यूअस ग्रेजुअल इरिवर्सिबल कंटिन्यूअस ग्रेजुअल इरिवर्सिबल नेसेसरी लॉस ऑफ कैपिटल, इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। कंटिन्यूअस मतलब वो ईयर बाय ईयर होते रहता है, धीरे धीरे होता है। इरिवर्सिबल मतलब आप किसी भी तरीके से उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक बार तीर चल गया तो चल गया, वो वापस म्यान में नहीं आएगा। और नेसेसरी मतलब गवर्नमेंट इसकी रेट फिक्स करती है, वो आपको करना ही है। ठीक है, तो ये नेसेसरी होता है, उसको टाल नहीं सकते। तो ये किसका होता है, ये जो फिजिकल कैपिटल होती है, जितने भी फिजिकल कैपिटल है सबका डिप्रिसिएशन होता है। सिर्फ लैंड एक ऐसी फिजिकल कैपिटल है जिसका डिप्रिसिएशन नहीं होता है। ठीक है, लैंड की वैल्यू हमेशा एप्रिशिएट होती है, डिप्रिशिएट नहीं होती है। ठीक, तो और आप बोलेंगे रेसिडेंशियल हाउस, इसकी भी वैल्यू गवर्नमेंट के नियम के हिसाब से डिप्रिशिएट होती है, करीब 1% के हिसाब से डिप्रिशिएट करती है। ठीक है, तो ये जो कैपिटल का ह्रास है इसको बोलते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो अपन ने देखे थे, लेकिन अब हम आ रहे हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल के ऊपर। मतलब फिक्स कैपिटल है वो भी कंज्यूम होते हैं। क्यों कंज्यूम होते हैं, इट इज ड्यू टू वियर एंड टेयर। वियर एंड टेयर मतलब क्या होता है, जैसे समझिए कि आप कोई भी चीज खरीदते हैं, भाई मोबाइल खरीदा तो उसकी भी एक लाइफ होती है, 1 से 2 से 3 साल बाद उसकी भी धीरे धीरे इफिशियंसी कम हो जाती है। इफिशियंसी मतलब फिर आपको क्या करना पड़ेगा, रिपेयर करना पड़ेगा, मेंटेनेंस करना पड़ेगा उसका। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन तो डेप्रिसिएशन की जो है, अब इसको एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं थोड़ी देर के लिए। मान के चलिए, ये देखिए एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको। मान के चलिए कि कोई बंदा है, उसमें 1 लाख रुपए की कोई मशीनरी खरीदी, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मान के चलिए 20% है। 20% मतलब 1 लाख का 20% कितना हुआ, 100 रुपए का 20% 20 रुपया, तो 1 लाख का 20% हो गया 20,000 रुपया। इस तरीके से हर साल उसके 20-20 हजार रुपये कम होते जाएंगे। तो आप देखेंगे कि ये टोटल गड़बड़ हुआ, फिर से ये टोटल गड़बड़ है, या 1 लाख होना चाहिए। ठीक, तो 5 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिप्रिशिएट होके 1 लाख रुपए हो जाएगी। देखिए 1 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी, 20% डिप्रिशिएट हुआ, तो अगले साल कितना रुपया बचा, 2022 में मशीन की वैल्यू 80,000 रुपये।
फिर 80,000 रुपये। अब मैं अगले साल फिर से 20,000 रुपये गए तो कितना बचा? 60,000 रुपये। फिर उसके वजह से फिर 20,000 गए तो 40,000 रुपये। अगले साल फिर 20,000 रुपये ही बचे, 20,000 गए तो 2020 में ज़ीरो वैल्यू हो गई उस मशीनरी की। ठीक, तो ये तो बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल था डिप्रिसिएशन का। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन क्या माना जाता है इसको? डिप्रिसिएशन, ये जो एग्जाम्पल है इसमें आप समझिए कि हर साल हमने क्या कर दिए, 20,000 रुपये मशीन की कीमत में से निकाल दिए। तो ये 20,000 रुपये मतलब हम ऐसा नहीं करते कि कोई बैंक में ले जाके 20,000 रुपये अलग से जमा कर दिए। ठीक है, इसको सिर्फ बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, कॉस्ट में दिखाया जाता है कि हमने इसकी कॉस्ट जो है हमने रिड्यूस कर दी है। ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि जितना भी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या जो भी इनकम आप दिखाते हो वो इनकम आपको सारी कॉस्ट के अगेंस्ट में दिखानी चाहिए। ये अकाउंटिंग का प्रिंसिपल है। तो इसलिए 20,000 रुपये की जो डिप्रिसिएशन की कॉस्ट है उस कॉस्ट के अगेंस्ट में आपको उस साल का इनकम दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगले साल के लिए वैल्यू घट के हो जाएगी आपकी 80,000 रुपये। ठीक, इस तरीके से 2026 में आपकी वैल्यू हो जाएगी कितनी? 0 रुपया। ठीक है, बुक वैल्यू जो हो जाएगी अंतिम में 0 हो जाएगी। तो ये 20,000 रुपये हमने कहीं जमा नहीं किए हैं, इनको खाली हमने बैलेंस शीट में दिखाया है, 20,000 रुपये अलग से निकाल के रखे हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। एक्चुअल में आप किसी भी बैंक में या कोई भी अकाउंट में ले जाके 20-20 हज़ार रुपये आप जमा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखने वाली है। दूसरी बात, कंपनियों को इससे डिप्रिसिएशन से क्या फ़ायदा होता होगा? कंपनियों को डिप्रिसिएशन से ये फ़ायदा होता है कि जो कॉस्ट है कंपनियों की, मतलब कंपनी की वैल्यू जो है, बुक वैल्यू जो है इसकी घट रही है और कंपनी खर्चा कितना दिखा रही है? 20,000 का खर्चा दिखा रही। तो खर्चा जो दिखा रही है तो उसमें क्या हो गया, कंपनी का प्रॉफिट कम हो जाता है। प्रॉफिट क्या हो जाएगा? खर्चा बढ़ जाएगा तो कम हो जाएगा। अगर प्रॉफिट कंपनी कम दिखाती है तो क्या हो जाएगा? उसको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। ठीक, तो कंपनी को भी क्या बेनिफिट मिलता है इसमें? कंपनी को डिप्रिसिएशन करने से उसका प्रॉफिट कम दिखता है और प्रॉफिट कम दिखने के कारण उसको टैक्स बेनिफिट होता है। दूसरा, इसको ये बात भी समझनी है कि जो इकोनॉमी होती है उसमें प्रोडक्शन की प्रोसेस वो कंटिन्यूअस मानी जाती है, उसमें आप गैप नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर कोई प्रोसेस को कंटिन्यूअस रखना है तो क्या समझा जाता है कि भाई ये जो 20-20 हज़ार रुपये है ये अगली मशीनरी के रूप में हम प्रॉफिट में से कम करते जा रहे हैं। ठीक है, इसको ऐसे समझना है। 20-20 हज़ार रुपये और 1 लाख रुपए की हम जब 2026 आएगा तो हम 1 लाख रुपए ये जो है मशीनरी के लिए खर्च करेंगे, मतलब 1 लाख रुपए की मशीनरी खरीदेंगे और इसको पुरानी मशीनरी को नई मशीनरी से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, जिससे प्रोडक्शन प्रोसेस कंटिन्यूस रहेगी। तो डिप्रिसिएशन क्या करता है? प्रोडक्शन प्रोसेस को भी कंटिन्यूस रखने में मदद करता है। 20-20 हज़ार रुपये आपने पहले ही निकाल के रख दिए, 1 लाख रुपये आपने निकाल के रख दिया, जब इसकी लाइफ खत्म हो गई तो भैया हमने क्या कर दी? 1 लाख की मशीनरी लगा दी। लेकिन 1 लाख का हमने प्रोविजन क्या है? हम 1 लाख का प्रोविजन शुरू से ही करते आ रहे हैं। ठीक, अब कोई बोलता है कि अरे ऐसा कैसे? कोई ये कह सकता है कि हम तो जो इफिशिएंसी है मशीन की वो तो मेंटेनेंस करके तो हम आपको बनाए रख सकते हैं। भाई कोई कंपनी 40 कोई मशीन 40 कपड़ा बनाती थी किसी साल में, तो हम सर्विसिंग देके उससे उतने ही कपड़े बनवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि जैसे जैसे उस मशीन की आयु बढ़ेगी आपको मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका खर्चा इस 20,000 रुपये से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये प्रूडेंट समझा जाता है कि आप कंपनी वो जो मशीनरी है उसको एक निश्चित टाइम के बाद में रिप्लेस कर दे। ठीक है, तो अब जो है ये डिप्रिसिएशन की रेट कौन फाइनल करता है? इसको फाइनल करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये कंटिन्यूटी वाला पॉइंट मैंने समझा दिया। अब हम पिछले वाले एग्जाम्पल के ऊपर जाते हैं। ठीक, पिछले वाले एग्जाम्पल में हमने वैल्यू एडिशन कितना देखा था? 7 लाख रुपए का। ठीक है, ये देखिए वैल्यू एडिशन है 7 लाख रुपए, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। वैल्यू एडिशन 7 लाख रुपए का है। तो 7 लाख रुपए के वैल्यू एडिशन को हम ध्यान में रखते हैं और मान के चलिए कि 7 लाख का जो वैल्यू एडिशन है, ठीक है, अब इसमें डेप्रिसिएशन करते हैं हम लोग। ठीक, तो डेप्रिसिएशन यदि हम करते हैं इसका तो कितना बच जाएगा? 7 लाख का 20% निकालेंगे तो 1,40,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है,
और 1,40,000 रुपये 7 लाख में से घटा दे तो हमारा नेट वैल्यू एडिशन कितना बचेगा? 5,60,000 रुपये। ठीक, तो 7 लाख हमारा ग्रॉस वैल्यू एडिशन हुआ और 1,40,000 अपने डिप्रिसिएशन घटा दिए। अगर 20% ही रेट हो, जो भी हमने एग्जाम्पल में समझा है, तो नेट वैल्यू एडिशन हो गया हमारा 5,60,000 रुपये। ठीक है, तो ये जो हमने जो समझे थे पिछले एग्जाम्पल में, मैंने बोला था याद रखना। तो 7 लाख रुपए जो हमारी जीडीपी हो गई वो हमारी ग्रॉस जीडीपी हो गई, और उसमें से हमने डिप्रिसिएशन घटा दिया तो हमारा क्या बना? नेट जीडीपी बना। अब एक बात ध्यान रखनी है कि एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि वैल्यू एडिशन कंपनी के लिए क्या क्यों जरूरी है? वैल्यू एडिशन कंपनी के लिए इसलिए ज़रूरी है कि भाई जितना ज़्यादा वैल्यू एडिशन होगा, ठीक है, डिप्रिसिएशन के बाद में वैल्यू एडिशन क्यों ज़्यादा ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है कि जितना ज़्यादा वैल्यू एडिशन होगा उतना ही जो इनकम है, प्रॉफिट, रेंट, डिविडेंड, ये सारी चीज़ें जो है चारों फैक्टर में बटेगी, और जितनी चारों फैक्टर में बटेगी मतलब उतना ही लेबर को पैसा मिल रहा, उतना ही इंटरप्रेनर को डिविडेंड मिल रहा। तो इंटरप्रेनर को जितना ज़्यादा फायदा होगा उतने पैसे ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा, और जितना पैसा ज़्यादा लेबर को मिलेगा उतना पैसा क्या करेगा? वो चीज़ें खरीदेगा, मतलब डिमांड बढ़ाएगा। तो जितना वैल्यू एडिशन ज़्यादा है इकोनॉमी में उतना ही डिमांड ग्रोथ करती है और उतनी इकोनॉमी ग्रो करती है। अगर वैल्यू एडिशन जीरो है तो वैल्यू एडिशन जीरो होने का मतलब है कंपनी को कोई मुनाफा नहीं हुआ, और कंपनी को कोई मुनाफा नहीं हुआ तो कंपनी क्या करेगी? कर्मचारियों को निकाल देगी, और कर्मचारियों को निकाल देगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी, भूखमरी बढ़ेगी। तो ये था वैल्यू एडिशन और डेप्रिसिएशन का मेन कंसेप्ट। ठीक है, इसके बाद हम प्रोसीड करते हैं कंसेप्ट ऑफ डिमांड के ऊपर। ठीक है, हमने डेप्रिसिएशन देख लिया, वैल्यू एडिशन देख लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कंसेप्ट ऑफ डिमांड। तो डिमांड क्या होती है किसी भी प्रोडक्ट की? डिमांड मतलब होती है गुड्स एंड सर्विसेज परचेस्ड बाय पीपल एट सर्टन रेट, उसको बोलते हैं हम लोग डिमांड। ठीक है, तो मान के चलिए कोई प्रोडक्ट है, मोबाइल है मान के चलिए। ठीक है, मोबाइल जो है 20 मोबाइल लोगों ने खरीदे 1,000 रुपये के, तो डिमांड कितनी हो गई भैया? टोटल 20,000 रुपये। तो प्रोडक्ट डिमांडेड बाय पीपल, गुड्स एंड सर्विसेज परचेस्ड बाय पीपल एट सर्टेन प्राइस, दैट इज कॉल्ड डिमांड। ठीक है, अब आप एक बात ध्यान रखिए कि डिमांड जो होती है वो प्राइस के उल्टी होती है। मतलब एक बात समझिए आप, ये देखिए, ये है प्राइस, ये प्राइस है मान के चलिए, ये 2 रुपये, ये 4 रुपये, ये 6 रुपये, और ये जो है क्वांटिटी 20, 40, 60। ठीक, अब जब प्राइस जो है 20 रुपये, प्राइस जो है 6 रुपये था, ये देखिए 6 रुपये प्राइस था, तब कोई भी क्या करेगा? 20 ही चीज़ें खरीदेगा, 20 पेन खरीदेगा थोड़ी देर के लिए। लेकिन जैसे आप पेन का प्राइस 4 रुपये करते हैं तो लोग क्या खरीदेंगे? ज़्यादा डिमांड करेंगे, 40 पेन खरीदेंगे। और जैसे ही लोग, जैसे आपने 2 रुपये कर दिया तो क्या हो जाएगा? लोग ज़्यादा चीज़ खरीदेंगे। तो जैसे जैसे आप प्राइस कम करते जाएंगे वैसे वैसे क्या हो जाएंगी? चीज़ों की डिमांड बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये जो उत्क्रम रिलेशनशिप होता है, इसका कहने का मतलब होता है उल्टा रिलेशनशिप होता है। उल्टा रिलेशन का मतलब क्या होता है कि एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, और एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है। मतलब अगर प्राइसेस आपने बढ़ा दिए तो चीज़ों की मांग जो है वो कम हो जाएगी। तो ये स्लोपिंग कर्व जो आप देख रहे होंगे, ये डिमांड कर्व बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? डिमांड कर्व। यह है डिमांड कर्व। ओके, तो अब ये हमने एक प्रोडक्ट के लिए, पेन के लिए डिमांड देखी थी, पेन का एग्जांपल लिया था। ऐसे ही जितने भी प्रोडक्ट है उन सबकी डिमांडों का सम कर दो तो वो पूरी अर्थव्यवस्था की डिमांड हो गई। तो ऐसे सारे जितनी भी डिमांड है अर्थव्यवस्था में, जितने भी सारे प्रोडक्ट है उनकी डिमांड जो है उसको बोला जाता है एग्रीगेट डिमांड। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, डिमांड, सम ऑफ ऑल सच डिमांड्स इन द इकोनॉमी इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड। ओके, तो अब सवाल आता है कि ये कर्व हमने बनाना सीख लिया, एक बार और मैं बना देता हूँ आपके लिए। ये देखिए 20 रुपये का प्राइस, 20 रुपये की क्वांटिटी, ये 20 पेन, ये 40 पेन, ठीक है, और ये 60 पेन, ये क्वांटिटी है।
और ये प्राइस मान के चलिए 2 रुपये, 4 रुपये और ये 6 रुपये है ये, ठीक है। ये इधर रुपए बढ़ते जा रहे हैं, ये रुपया है, ये पेन है। जब 2 रुपये था तो कितना कीमत था, 20 रुपया, 20 क्वांटिटी में आ रही थी, सॉरी। जब 6 रुपये था तब 20 क्वांटिटी ले रहे थे लोग, जब 4 रुपये प्राइस हुआ तब 40 क्वांटिटी लेने लग गए, और 2 रुपये जब प्राइस हुआ तो 60 क्वांटिटी लेने लग गए। तो इस तरीके से ये हो गया डिमांड कर्व, ठीक है। तो सारे प्रोडक्ट के लिए इकोनॉमी में जो भी डिमांड होगी उन सारे डिमांड का सम बोला जाता है एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। डिमांड, ये है डिमांड कर्व, और ये सारे डिमांड कर्व का हो गया जितने भी इकोनॉमी में डिमांड है, डिमांड 1, D1, D2, D3, इन सब का सम बोला जाता है एग्रीगेट डिमांड, ठीक। तो कंसेप्ट ऑफ डिमांड जो है वो इंपॉर्टेंट है इन्फ्लेशन के लिए भी, ठीक है, लेकिन एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट जो है वो जीडीपी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड, तो एग्रीगेट डिमांड, अब एग्रीगेट डिमांड का एक फार्मूला होता है C+I+G+X-M, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ये आप फार्मूले की तरफ देख के ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। इसको हम आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करेंगे। भाई डिमांड मतलब दूसरे शब्दों में जो चीज़ें खरीदी गई लोगों द्वारा एक सर्टेन प्राइस पे, ऐसा बोल सकते हैं। तो कितने टाइप के लोग चीज़ें खरीद सकते हैं देश में हमारे, जरा विचार करिए। कोई भी इकोनॉमी में एक तो होते हैं कंज्यूमर, जो सीधे दुकान जाते हैं और अपने यूज के लिए चीजें खरीदते हैं। दूसरे जो होती है कंपनी, ठीक है। कंपनी क्या करती है, कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है। अब ये इन्वेस्टमेंट क्या होता है, आपने कैपिटल सुने होंगे। कैपिटल क्या होती है, कैपिटल, लैंड लेबर कैपिटल के बारे में अपन ने पढ़ा है। तो कैपिटल जो होती है वो जनरेट करने के लिए कंपनीज क्या करती है, इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है। और इस कैपिटल में जो भी आप प्लस माइनस करते हैं, अगर ये कैपिटल आप बढ़ाते हैं, 100 रुपये की कैपिटल को आप 150 रुपये करते हैं, तो ये 50 रुपये क्या हो जाएंगे, इन्वेस्टमेंट हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरी आती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी तो कुछ चीज़ें खरीदेगी। तो गवर्नमेंट दोनों तरह के काम करती है। वो क्या करती है, आपको लॉ एंड ऑर्डर प्रोवाइड कराएगी, आपको पुलिस देगी, ठीक है। और आपको क्या देगी, जुडिशियरी देगी, ठीक है। आपको जितनी भी पुलिस की सेवा है, गवर्नमेंट की सर्विसेज है, वो सारी की सारी सर्विसेज क्या करती है गवर्नमेंट, जो है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के रूप में होता है, ठीक। क्योंकि उससे गवर्नमेंट को कोई आय तो हो नहीं रही है, ठीक है, और कोई कैपिटल भी फॉर्म नहीं हो रहा है। तो ये हो गया गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो अब कई तरह की सब्सिडी देती है, फार्मर को सब्सिडी देती है, ठीक है। तो ये सैलरी होती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, ये सारे एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आते हैं, ठीक। और इसके अलावा गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट करती है, भाई रोड बनाएगी, कोई कंपनी में कोई कैपिटल खरीद के देगी, ठीक है, बैंक को पैसा देगी। तो ये सारे इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट के। तो ये गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट होते हैं, और ये दूसरी चीजें होती है गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितने टाइप के, 2 टाइप के, एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो और अब जो इंडियन प्रोडक्ट है, अब ये प्रोडक्ट के फॉर्मेट में समझिए, ठीक है। भाई ये जो गवर्नमेंट ने सर्विसेज दी, ये सर्विसेज है ना, वो भी एक टाइप का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो कंज्यूमर जो है वो भी डिमांड करते हैं चीज़ों की, मतलब वो भी चीज़ें खरीदते हैं, कंपनियां भी चीज़ें खरीदती है, गवर्नमेंट भी हो गई जो इन्वेस्टमेंट भी करती है, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद में वो सर्विसेज भी प्रोवाइड कराती है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, उसकी भी अपनी डिमांड होती है सर्विसेज की। दूसरा होता है कुछ फॉरेनर्स जो होते हैं वो भी इंडियन चीज़ों की डिमांड करते हैं, तो उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। फॉरेनर्स क्या करते हैं, इंडियन चीज़ों की डिमांड करते हैं, तो उसको हम उन चीज़ों को क्या करते हैं, हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक। और भारत का जो एक तबका मान के चलिए, जिनकी डिमांड, ये वाला एरिया मान के चलिए, इसकी डिमांड जो होती है वो इंडिया के जो प्रोड्यूसर्स है फुलफिल नहीं कर पा रहे, तो हम क्या करते हैं, बाहर से चीज़ें आयात करते हैं डिमांड पूरी करने के लिए, ठीक है। डिमांड पूरी करने के लिए हम क्या, जैसे हम पाम ऑयल का इंपोर्ट करते हैं, पेट्रोल का इंपोर्ट करते हैं, क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे प्रोडक्शन नहीं होता, तो जनता को वो चीज़ें मुहैया कराने के लिए हम क्या करते हैं, उतनी चीज़ों का इंपोर्ट कर लेते हैं। अब इसको समझते हैं। तो हम क्या करेंगे,
जो कंज्यूमर जो चीज़ें डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, जो कंज्यूमर चीज़ें डिमांड कर रहे हैं, मान के चलिए कि 40 रुपये की चीज़ें कंज्यूमर ने डिमांड करी, 20 रुपये की चीज़ें कंपनी ने डिमांड करी, ठीक। गवर्नमेंट जो है वो 2 टाइप का एक्सपेंडिचर है, 30 इन्वेस्टमेंट का, 10 जो है गवर्नमेंट का कंजम्पशन का है। और एक्सपोर्ट फॉरेनर्स ने हमारे 20 रुपये की डिमांड, 20 रुपये के चीज़ें हमारे डिमांड की है, ठीक है। लेकिन क्या करते हैं हम, हमारी डिमांड जो है ये इकोनॉमी में टोटल डिमांड कितनी होगी, 40 और 20, 60 और 40, 100 और 120 रुपये। 120 रुपये की प्रोडक्ट की डिमांड जो है ये हमारे जो इकोनॉमी में प्रोडक्शन हो रहा उसकी डिमांड है ये, ठीक है। हमारे इकोनॉमी में जो भी प्रोडक्ट पैदा हो रहे, प्रोडक्ट उत्पन्न हो रहे, उनकी डिमांड है, ठीक। लेकिन क्या है, हम अपनी डिमांड को सेटिस्फाइड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, बाहर से भी चीज़ें आयात कर रहे हैं, लेकिन ये हमारी इकोनॉमी की नहीं है। तो मान के चलिए हमारी इकोनॉमी की नहीं है, तो हमने कितने की डिमांड ग्रॉस करी, अब ये मान के चलिए 20 रुपये का हम इंपोर्ट करते हैं, तो हमारी डिमांड कितनी हो गई, 100 रुपये की, ठीक है। तो हमारी इकोनॉमी में डिमांड टोटल कितने रुपए की होगी, एग्रीगेट डिमांड 100 रुपये की होगी। भाई एक्सपोर्ट अगर आप जोड़ रहे हो तो ऑब्वियसली लॉजिकली आपको इंपोर्ट सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, इंपोर्ट आपको घटाना पड़ेगा। तो जो कंज्यूमर डिमांड, इन्वेस्टमेंट डिमांड, गवर्नमेंट डिमांड प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये बनाती है हमारी एग्रीगेट डिमांड, ठीक। तो अब हम अभी तक हमने एग्रीगेट डिमांड के बारे में भी पढ़ लिया। तो हमने क्या क्या पढ़ा, अभी हमने जीडीपी की डेफिनेशन पढ़ ली, वैल्यू एडिशन पढ़ लिया, कंसेप्ट ऑफ डिमांड पढ़ लिया, कंसेप्ट ऑफ डिप्रिशिएशन पढ़ लिया, प्रोडक्शन क्या होता है ये समझ लिया, फैक्टर कॉस्ट होता है क्या होता है ये समझ। इसके बाद भी जीडीपी के बहुत सारे टॉपिक अभी हमारे पास डिस्कस करने के हैं, जैसे कि कंसेप्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, ठीक है, इसको हमको डिस्कस करना है। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा होते जा रहा, इसके बाद की चीज़ें जो है हम आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक को पूरा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आएगा आपको, और पसंद आए तो इसको लाइक शेयर करिए। धन्यवाद।